औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 43 ऑनलाइन सीरीज़ का, और ये आज लास्ट लेक्चर होगा ऑनलाइन सीरीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि 18 से आपके कॉलेजेस जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो 18 से फिर जो है वो लाइव लेक्चर जो है वो फिर क्लास के अंदर ही हुआ करेगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 43 जो है, और लेक्चर नंबर 43 के अंदर हमने जो वो एपरेंट वेट को आज स्टडी करना है, और चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो है मैंने आपको रियल वेट बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मास जो है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, या जो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, एक्चुअली वो उसका रियल वेट जो है वो बनाती है। और रियल वेट जो होता है उसका फार्मूला W=mg होता है। W वेट के लिए, m मास है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास रियल वेट होता है। लेकिन आज हमने जो है वो एपरेंट वेट को स्टडी करना है। तो एपरेंट वेट जो है वो ऑब्जेक्ट का वो जो रीडिंग होती है हमारे स्प्रिंग बैलेंस की, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि जो हम स्प्रिंग बैलेंस जो है यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से जो है वो ग्रेविटी को मेजर किया जाता है। यानी कि जो एपरेंट वेट है, ग्रेविटेशनल वेट है, उसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर किया जाता है। तो जो एपरेंट वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो एक्चुअली रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की, जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कि यहाँ से सरफेस ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे आ रहा है। तो ऊपर भी जाते हुए एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे भी आते हुए एक्सेलरेट हो रहा है। तो इन दोनों सूरतों में अब जो स्प्रिंग बैलेंस हमारी रीडिंग लेगा, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो जो अब हमारी रीडिंग लेगा स्प्रिंग बैलेंस, एक्चुअली अब वो वेट रियल नहीं रहा, अब उसके अंदर एक एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का ऐड हो गया है, जिसकी वजह से वो वेट जो है वो एपरेंट वेट बन गया। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एपरेंट वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस when it accelerates upward or downward। तो जब ये एक्सेलरेट करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस वक्त जो हमारा मेजरमेंट होती है, जो वेट हमारे पास आता है, उसको हम एपरेंट वेट का नाम जो है वो देते हैं। तो इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो है मेजर किया जाता है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
यानी कि कितना ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेट अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो एपरेंट वेट डिपेंड करता है। और इस एपरेंट वेट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है, इसमें एपरेंट वेट जो होता है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है उस फोर्स के जो कि रिक्वायर होती है इसको स्टॉप करने से, फाइलिंग से। यानी कि जब हमारे पास कोई फ्रेम, यानी कि ऐसा फ्रेम या ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उसमें इसका एपरेंट वेट जो है वो उस फोर्स के बराबर होता है जो रिक्वायर होती है इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए। यानी कि अब कोई चीज़ है यूँ नीचे आ रही है, ठीक है, तो जो इसका एपरेंट वेट है इस चीज़ का, ये जो नीचे आ रही है, वो फोर्स जो इसको रोकती है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसको रोकेगी, ये एपरेंट वेट जो है ये उसके बराबर होगा। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर यानी कि जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो, इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इसमें एपरेंट वेट जो है इसमें एपरेंट वेट जो है हमारे पास वो इक्वल होगा, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स, उस फोर्स के रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग, जो इसको नीचे गिरने से रोक रही है उसके ये बराबर होगा जो एपरेंट वेट है, यानी कि जो स्प्रिंग बैलेंस है हम उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर मेजर कर रहे हैं। तो हम ये अब रियल और एपरेंट वेट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़नी है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लिफ्ट की एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो जो इलस्ट्रेशन है या डिस्क्रिप्शन है किसी एपरेंट वेट, किसी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो है, उसमें उसको बयान करने के लिए कि उसका रियल या एपरेंट वेट क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक मास है उसको एक स्ट्रिंग से लटका देते हैं और एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है। ये देखें एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट का कैबिन है, ये बना हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके साथ ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और इधर ये एक वेट हमारे पास इसके साथ ये लटका हुआ है जिसका मास m है। अब ये इस पे ये वेट W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग T जो है ये ऊपर की तरफ है। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट के अंदर ये मास m का ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, ये मास m है ऑब्जेक्ट का, टेंशन T की फोर्स ऊपर की तरफ है, W वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास पहला केस है, केस नंबर 1 इसी लिफ्ट के लिए, कि जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है। केस नंबर 1, लिफ्ट एट रेस्ट आर मूविंग with constant velocity या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये फर्स्ट केस हमारे पास
आ गया। तो इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, रेस्ट पे है या मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है। तो इस केस में ए जो है वो तो जीरो है, जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो जीरो है। इसलिए जो वेट ऑब्जेक्ट का है और टेंशन टी जो है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है और टेंशन टी जो है, इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लगाएं, ठीक है, तो आप देखें कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो कहता है कि एफ जो है वो एम ए के बराबर होता है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक हमारे पास एफ है टी माइनस डब्ल्यू। देखिए ये टी ऊपर की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है, तो इधर ये एम ए मेरे पास टी माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो अब आप देखें कि ये यहां पर ए जो है इस केस में ए हमारे पास इस केस में जीरो है, तो m इंटू जीरो टी माइनस डब्ल्यू, तो t माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो रिजल्ट क्या निकला कि अपरेंट वेट जो है वो इक्वल है रियल वेट के, यानी कि जिस केस में हमारे पास लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट के ऊपर हो, तो जो हमारे पास अपरेंट वेट है इज इक्वल टू द रियल वेट, तो वो रियल वेट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखें केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप, इज मूविंग अप, यानी कि ऊपर की तरफ लिफ्ट जो है वो जा रही है। ये हमारे पास लिफ्ट है, ठीक है, और ये अब अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है, नीचे ये हमारे पास मास है और ये इसका वेट W, ये टेंशन T, और कजा ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट जो है वो कर रही है, अपवर्ड मोशन जो है वो कर रही है। तो जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो बॉडी जो है वो ऊपर मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। सो इसलिए जो टेंशन टी है इस केस में, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो ये टी डब्ल्यू से बढ़ जाएगा, ठीक है। सो टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू से बढ़ जाएगा, तो जो नेट फोर्स है हमारे पास वो होगी टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि टी ऊपर है, बड़ा है, डब्ल्यू नीचे है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। तो ये टी, ये डब्ल्यू उस तरफ जाएगा, डब्ल्यू प्लस एम ए, ठीक है। तो अब जो आपका एपरेंट वेट है डब्ल्यू, उसके अंदर एम ए ऐड हो गया, ठीक है, यानी कि टी एपरेंट वेट डब्ल्यू प्लस रियल वेट के अंदर एम ए का एडिशन हो गया जब आपकी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि द एपरेंट वेट इज ग्रेटर द एपरेंट वेट डब्ल्यू टी इज ग्रेटर, ठीक है, ये ग्रेटर है देन रियल वेट बाय एम ए। एम ए इसके अंदर ऐड हो गया, जिसकी वजह से एपरेंट वेट जो स्प्रिंग बैलेंस से आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि जब आपकी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में
मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ ऊपर मूव कर रही है, तो उसका अपरेंट वेट एम ए से बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारे पास दूसरा केस। उसके बाद देखें केस नंबर 3। केस नंबर 3 है कि अब ये लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड जो है वो लिफ्ट मूव कर रही है। ठीक है जी, यानी कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन यानी कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो जो हमारे पास वेट है डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे वाला वेट जो है वो ऊपर वाले वेट से बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला वेट जो है वो ऊपर वाले वेट से बढ़ जाएगा। पिछले केस में ये था कि ऊपर वाला वेट जो है वो नीचे वाले वेट से बढ़ गया था। ठीक है, पिछले केस में था कि टी ग्रेटर देन डब्ल्यू था, एपरेंट वेट, क्योंकि वो ऊपर जा रही थी तो एपरेंट इससे बढ़ गया। अब यहाँ पर ये चूंकि नीचे जा रही है तो डब्ल्यू जो है वो टी से टेंशन से बढ़ जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास नेट फोर्स जो है, क्योंकि ये W ज्यादा है तो फिर हम नेगेटिव साइन T के साथ ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई चीज कम है तो उसके साथ नेगेटिव लेते हैं, तो W माइनस टी मेरे पास एम ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां से T की वैल्यू मेरे पास W माइनस एम ए आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपरेंट वेट लेस देन रियल वेट से बाय अमाउंट एम ए। ठीक है, द अपरेंट वेट is less than real weight by an amount एम ए से ये कम हो रहा है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो एम ए से बढ़ता है और जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है तो एम ए से डिक्रीज होता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए अब आप फोर्थ केस के ऊपर। फोर्थ केस ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इस लिफ्ट का, ये जो लिफ्ट है हमारे पास, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ आ रही है, गिर रही है, और जब ये नीचे की तरफ मूव कर गया इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है। फ्रीली फॉलिंग, केस 4, फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग की ये कंडीशन होती है कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए। तो ये आप जो आपके पास लिफ्ट है ये नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पर कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू जी। ये कंडीशन होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है ये उसकी कंडीशन है। तो अब हमारे पास चूंकि ये नीचे की तरफ गिर रही है इसलिए हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारे पास एम ए हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास बराबर, चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए हम लेंगे इसको, ये W फिर बढ़ेगा जब नीचे की तरफ जाएगा तो W माइनस टी जो है उसको ले लेंगे। तो एम ए हमारे पास W की जगह पर एम जी लगा दे, क्योंकि हमें पता है कि W एम जी वेट के बराबर होता है माइनस टी। अब यहाँ पर ए को जी पुट कर दे तो एम जी माइनस टी, ये इससे काट जाएगा और टी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि फ्रीली फॉलिंग केस के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है T0 यानी कि स्प्रिंग बैलेंस जो अपरेंट वेट है उसको 0 शो करेगा, और मैन जो इनसाइड द लिफ्ट है जो खड़ा है, जो यहाँ पर मैन इधर खड़ा है एक जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी जो मैन खड़ा है
ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जब ये ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी, जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग थी उसको नोट कर रहा था। अब इस केस में वो कहेगा कि भाई स्प्रिंग बैलेंस जो है वो तो जीरो रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। और वो ये कंक्लूड करेगा कि जो एपरेंट वेट है बॉडी का वो जीरो हो गया, या बॉडी जो है वो वेटलेस, ठीक है। अब इस जो ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन है इस केस में वो कहेगा कि जो एपरेंट वेट है स्प्रिंग बैलेंस शो जीरो रीडिंग, ठीक है जी, जीरो रीडिंग शो करेगा। इसका मतलब है द apparent weight of body is जीरो। तो जो apparent है बॉडी का वो जीरो है, इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेट है, इट इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ये स्टेट ऑफ वेटलेसनेस है, यानी कि कोई अपरेंट वेट नहीं है, अपरेंट वेट जो है वो जीरो के बराबर है। तो जो अपरेंट वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होता है अपने ट्रू वेट के इन एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम, यानी कि किसी भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इसमें अपरेंट वेट जो है वो इक्वल और अपोजिट होता है उस फोर्स के जो कि रिक्वायर्ड होती है उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है जी। तो ये कंडीशन जो है जहाँ पर टी जीरो हो जाए इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो फिर ऐसी बॉडी जो है इसका वेट जो है वो जीरो हो जाता है, इसका अपरेंट वेट जीरो हो जाता है और बॉडी जो है वो इन दी स्टेट ऑफ वेटलेसनेस के आ जाती है। अब हमने जो है वेटलेसनेस को स्टडी करना है, ठीक है। इसके अंदर किसी ग्रेविटी फ्री सिस्टम या सैटेलाइट में, आपका सैटेलाइट जो होता है वो भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है। तो वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट वेटलेसनेस जो है उसको हमने स्टडी करना है सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। और किसी सैटेलाइट में, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, यानी कि वो जगह जहां पर ग्रेविटी ना हो, एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। तो जब कोई सैटेलाइट स्पेस के अंदर फ्रीली फॉलिंग है, ठीक है, तो स्पेस के अंदर जब कोई सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग है तो फ्रीली फॉलिंग सैटेलाइट का मतलब ये है कि उस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन, सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है तो उस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। तो इन स्पेस के अंदर सैटेलाइट जो है इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसका मतलब है कि ए जी के बराबर है और इट इज द स्टेट ऑफ वेट लेसनेस। और ये कौन सी स्टेट है, जब ए जी के बराबर हो जाए
तो वेटलेसनेस, इसका मतलब है कि सैटेलाइट जो है उसके अंदर वेटलेसनेस की सिचुएशन है। सैटेलाइट जो है वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम बना हुआ है। अब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्ट कर रही है, अर्थ की कर रही है, सन की कर रही है, या किसी और स्टार की कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि ग्रेविटी किसी की भी वजह से हो, चाहे सन की वजह से हो, चाहे किसी स्टार की वजह से हो, या किसी और प्लेनेट की वजह से हो। अगर उस सूरत में सैटेलाइट का एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की फोर्स जो भी जिसकी वजह से भी उस पर एक्ट कर रही है उसके बराबर हो जाएगा, तो वो एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम बन जाएगा। अब जो हमारे पास अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, एक अर्थ सैटेलाइट जो है, अर्थ सैटेलाइट, जो हमारे पास अर्थ सैटेलाइट है, इज ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसमें वेटलेसनेस की कंडीशन है। तो इसकी मोशन जो है इट इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल। ये यानी कि जब मूव कर रहा होता है अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री ले रहा होता है, इसकी मोशन जो है वो सिमिलर होती है प्रोजेक्टाइल के। इट्स मोशन इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल। तो इसकी मोशन जो है वो सिमिलर है प्रोजेक्टाइल। तो जब प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं लार्जर स्पीड पे, तो जब लार्जर स्पीड पर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं और ये फॉल करता है, तो इसके फ्री फॉल को में जब ये अर्थ की तरफ फ्री फॉल करता है तो जो कर्वेचर होता है इसके पाथ का वो डिक्रीज होता है, यानी कि कर्वेचर कम हो जाता है, वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड्स। ठीक है, इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड से इसका कर्वेचर कम हो जाता है जब हम इसको थ्रो करते हैं लार्जर स्पीड्स के ऊपर। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम बड़ी हैवी स्पीड के ऊपर पैरेलल टू द अर्थ जो है वो थ्रो करें, तो जो कर्वेचर है इसके पाथ का, प्रोजेक्टाइल के पाथ का, वो मैच कर जाता है विद द कर्वेचर ऑफ अर्थ। यानी जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ का जो कर्वेचर है, अर्थ जिस तरह मूव कर रही है, जो कर्व ले रही है, ठीक है, अर्थ को हम क्या सपोज करते हैं कि अर्थ जो है वो सफेरिकल शेप की है। तो अगर सफेरिकल शेप की है तो उसके अंदर फिर कर्वेचर होगा, तो हम जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे अगर वो पाथ अर्थ के कर्वेचर से मैच कर दे, ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वेटलेसनेस आ गई है। तो इस केस में आपका सैटेलाइट जो है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस केस में जो स्पेस जब सैटेलाइट है वो स्टार्ट कर देता है रिवॉल्व करना अराउंड द अर्थ। ठीक है, यानी कि जब दोनों के कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो मैच कर जाता है विद द कर्वेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द सैटेलाइट विच इज एक्टिंग एज ए प्रोजेक्टाइल, तो फिर ये आपका सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। और ये स्पेसशिप या सैटेलाइट जो होता है एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है, ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो स्पेसशिप है ये हमेशा एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हर टाइम्स में, हर वक्त ये ज़ाहिर बात है कि ये रोटेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर जो ग्रेविटी की वजह से राइज हो रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करेगा। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसका वो जी है, और इनफैक्ट जो स्पेसशिप है वो क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ एट ऑल टाइम्स। लेकिन कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है, ठीक है, जो कर्वेचर यानी कि अर्थ का जो कर्वेचर है वो रोक रहा है इसको जमीन के साथ हिट करने से, क्योंकि स्पेसशिप जो है इज इन फ्री फॉल, और ऑल ऑब्जेक्ट विद इन इट जो है, और उसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेसनेस के तौर पर अपीयर होंगे। इसका मतलब है कि जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट के,
तो ये जो कोई फोर्स जो मौजूद ना हो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए किसी सैटेलाइट के अंदर या स्पेसक्राफ्ट के अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम का नाम देते हैं। तो इस किस्म का सैटेलाइट जो होता है वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम होता है, वो ग्रेविटी फ्री सैटेलाइट होता है। ठीक है जी। अब मैं ज़रा इधर ये फिगर बनाता हूँ, ये जो चीज़ें बोली हैं मैंने इनको ज़रा राइट डाउन करता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन जो है वो करता जाता हूँ। देखिए ये अर्थ है, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और आप एक लार्जर स्पीड के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब जूं जूं स्पीड जो है, यानी कि ये एक प्रोजेक्टाइल की स्पीड है, तो जूं जूं हमारे पास स्पीड जो है वो हाई होगी लार्जर स्पीड के ऊपर, तो इसका जो फ्री फॉल है, इसका कर्वेचर ऑफ जो पाथ है, यानी कि अगर हाई स्पीड होगी तो कर्वेचर ऑफ पाथ जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि कर्वेचर ऑफ पाथ यूं हो जाएगा, लार्जर स्पीड्स के लिए, लार्जर स्पीड्स के ऊपर ये कर्वेचर ऑफ पाथ डिक्रीजेस, ये कर्वेचर ऑफ पाथ जो है वो जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करेंगे लार्जर स्पीड पे, तो ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल टू द कर्वेचर ऑफ पाथ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो कर्वेचर जो है पाथ का वो डिक्रीज होगा इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड्स के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस सिचुएशन में जो अर्थ सैटेलाइट है, यानी कि ये एक अर्थ है, इसके अबाउट ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सैटेलाइट जो है ये क्या बन जाएगा, ये एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो लो स्पीड्स के ऊपर, ठीक है, लो स्पीड जो होती हैं उनके ऊपर कर्वेचर ऑफ पाथ ज्यादा होता है। ठीक है, एट लो स्पीड्स द कर्वेचर of path of projectile increases, तो वो जो कर्वेचर होता है लो स्पीड्स के ऊपर, वो कर्वेचर ऑफ पाथ जो है वो प्रोजेक्टाइल का लो स्पीड के ऊपर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये यहां पर होगी, एक मिनट, ये कर्वेचर ऑफ पाथ यहां पर ज्यादा है, तो ये लो स्पीड्स है। ठीक है, ये लो स्पीड्स है, और हमारे पास ये यहाँ पर कर्वेचर ऑफ पाथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इधर चूंकि ये कर्वेचर कम है, ये कर्व ज्यादा ले रहा है, लो स्पीड के ऊपर जो है इसका कर्व ज्यादा होता है, ये नीचे की तरफ देखे जा रहा है, तो हाई स्पीड के ऊपर इसका कर्व कम होता है। ठीक है जी, तो एट लो स्पीड द कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इंक्रीजेस एंड एट हाई स्पीड्स इट डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो ये डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सैटेलाइट है इस सिचुएशन में एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो जब हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल को हाई स्पीड पे हम थ्रो करते हैं पैरेलल टू द अर्थ, ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट हाई स्पीड्स, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं हाई स्पीड्स के ऊपर, ठीक है,
पैरेलल टू अर्थ, अर्थ के पैरेलल, यानी कि अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ, अर्थ के कर्वेचर के पैरेलल। तो जो कर्वेचर है इसके पाथ का, ठीक है, सो कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ मैचेस विद द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो इसके जो पाथ का कर्वेचर है वो मैच कर जाता है अर्थ के कर्वेचर से। तो इस केस में जो स्पेस शिप है या सैटेलाइट है, सही है, इन दिस केस स्पेस शिप और सैटेलाइट starts to revolve around अर्थ। इस केस में आपका स्पेसशिप जो सैटेलाइट है, ये देखें, ये फिर यूं करके अर्थ के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है या सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट हमारे पास कर रहा है, ठीक है जी। तो स्पेसशिप जो है वो हमेशा एक्सलरेट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये सर्कल कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है जी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो स्पेसशिप है, आप देखें ना कि ये अगर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है और ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो हमेशा इसका एक्सेलरेशन रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है कि स्पेसशिप जो है वो ऑल द टाइम फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो जो कर्वेचर है हमारे पास अर्थ का, जो कर्वेचर यानी कि ये यूं मूव कर रहा है, ये जो कर्वेचर है अर्थ का, ये इसको हिट करने से, सरफेस की ग्राउंड के साथ हिट करने से रोकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्पेसशिप के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो एज ए फ्री फॉल के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे, यानी कि उनको वेटलेसनेस की सिचुएशन जो है उनको वहां पर हासिल हो रही होगी। तो जो स्पेसशिप है ये एक्सलेरेट करता है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। द स्पेसशिप accelerate always towards the center of earth with radial acceleration या centripetal acceleration। एक्सेलरेशन जी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ए सी जो है वो जी के बराबर जो है वो हो जाता है। तो जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ प्रिवेंट्स स्पेसशिप from hitting the ground, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको उससे हिट होने से इसको रोकता है। और ये जो हमारे पास सैटेलाइट या स्पेसशिप जो है ये क्या, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई फोर्स हमें रिक्वायर्ड ना हो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड रखने के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पेस क्राफ्ट के, सैटेलाइट के,
तो हम कहते हैं कि ये जो इस किस्म का सिस्टम है ये ग्रेविटी फ्री हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम का नाम जो है वो देते हैं। तो अब जो है वो ये हमारी वेटलेसनेस और ये हमने सैटेलाइट के लिए जो है इसको डिस्कस कर लिया। तो अब फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा वो होगा इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ऑर्बिटल मोशन के ऊपर, और हम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देखें। तो बहुत शुक्रिया आपका डियर स्टूडेंट्स पढ़ने का। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।